Good afternoon, students. There are only 4 people. I will be waiting for 1 more minute for others to join. Okay. Good afternoon, ma'am. Very less students join this class. I do not know why your teammates, why your classmates are so not responsible. Few more are joining. Okay, I'm starting now. Whosoever will come will keep joining the class. Let's not waste time more. So yesterday we have discussed about NPV, net present value method. स्टेप्स इन्वॉल्व हमने कवर कर लिया था कि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू में सबसे पहले डिस्काउंट रेट चूज करेंगे, फिर डिस्काउंटेड आउटफ्लो चूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे आई मीन एंड देन डिस्काउंट कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करेंगे और इन तीनों चीजों को फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। एनपीवी अगर हमें नेगेटिव मिल रहा है तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, एनपीवी अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो हम प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास 2-3-4 प्रोजेक्ट्स हैं तो हम उसमें जो भी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू एनपीवी हमें प्रोजेक्ट दे रहा है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ तक हम कल कर चुके थे। अब इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम फॉर्मूले या किसी इक्वेशन में पुट करना चाहें कि कैश इनफ्लोज जो है वो बहुत सारे अगर कैश इनफ्लोज हो रही हैं 10 है या 9 है या 5 है व्हाटएवर है, तो C1 इज कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय 1 प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या है, और उस पर्टिकुलर जो मतलब जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जहां से भी हमने लिया हुआ है उसकी कॉस्ट को हम कंसिडर करके उसको उससे डिवाइड करके हम ये पर्टिकुलर इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन आल्सो एनपीवी कैन बी कैलकुलेटेड। एक तो सिंपल फॉर्मूला था कि हमने इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो कर दिया, पॉजिटिव वैल्यू आया तो ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, अगर हमारे पास बहुत सारी नंबर ऑफ गिवन कैश इनफ्लोज हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन दिस इज द फॉर्मूला। अगर हम एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं इस फॉर्मूले में रखने के लिए कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमने डिस्काउंट रेट अज्यूम कर लिया, जो हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व में पहला स्टेप था, वी हैड टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो हम वो अज्यूम कर रहे हैं कि हम वो 10% ले रहे हैं। नाउ दो हमारे पास प्रोजेक्ट्स गिवन है हमें कि भाई इन्वेस्टमेंट एक प्रोजेक्ट से 40,000 हो रही है, दूसरे प्रोजेक्ट में हमें 50,000 देने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा जो और ईयरली रिटर्न्स हमको इतना मिलेगा 5 सालों में दोनों प्रोजेक्ट से, और हम एज्यूम करेंगे डिस्काउंट रेट ये है। तो हमें देन एनालाइज करना है कि विच प्रोजेक्ट इज बेटर फॉर अस। अगर हम ए प्रोजेक्ट की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और फिर बी प्रोजेक्ट की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो इनफ्लोज ये 12, 18, 7, 5,000, 4,000 ये जो भी नीचे ईयरली रिटर्न्स हैं, दोज आर दी इनफ्लोज। 40,000, 50,000 जो हम इन्वेस्टमेंट में दिखाया हमने एक अमाउंट जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो है आउटफ्लो। डिस्काउंटिंग रेट जो हमारा है वो है 10%। ठीक है, तो हमने इस तरह से ले लिया। कैश इनफ्लोज एक प्रोजेक्ट में पहले वाला हमने मशीन ए जो था या प्रोजेक्ट ए जो था ये 40,000 वाला 12, 8, 7, 5, 4 इस पर्टिकुलर को हमने इस फॉर्मूले में डाला है पहले।
माइनस CO वुड बी आर आउटफ्लो, जो हमारा इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। सो टोटल इनफ्लो सब मिला के सारा कुछ डिस्काउंट करने के बाद हमारे पास आया इनफ्लो 36,943 आया। ये है डिस्काउंटेड वैल्यू। अगर आप इन सबको टोटल करेंगे 12, 18, 7, 5 और 4, तो ये 36,000 समथिंग नहीं आएगा, ये राउंड फिगर में फिगर आएगा। बट क्योंकि हम ये डिस्काउंटिंग रेट है, डिस्काउंटिंग जो हमने 10% ऊपर लिया है कि हम अज्यूम करें 10% से इसका वैल्यू कम भी होगा आगे हर साल 10%, इसका 18,000 माइनस उसका 10% वैल्यू कम करके हम ले रहे हैं, जो हमने इस फॉर्मूले में पुट भी करा है, ठीक है, इंटू उसका रेस टू द पावर 4, 5, 6 करें, हमने 5 ईयर्स का लिया तो ये मैक्सिमम 5 तक चला गया। अगर हम इसको 10 ईयर्स का लेते तो 10 ईयर्स के नीचे वैल्यूज और बढ़ जाती, तो ये रेस टू द पावर हम बढ़ाते जाते इसमें 1 + 0.1 इंटू रेस टू द पावर 5, 6, 7, 8, 10 तक करते, जो भी टोटल आता उसको हम यहाँ पर लेते माइनस 40,000 करते। तो अभी फिगर इसमें जो आ रहा है, यानी कि हमें इनफ्लोज जो हुआ मशीन ए में इन्वेस्ट करने से, वो 36,000 रुपया वापस आया हमको प्रॉफिट, यानी कि 36,000 रुपया हुआ, और हमने लगाया कितना था 40,000, यानी कि 3,000 रुपया हमको कम ही मिला है। 3057 इज दी कम अमाउंट। तो हम ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में क्यों पैसा लगाएंगे जहां पर कि हमारा लॉस हो रहा है। मतलब 40,000 लगाने से हमको 36,000 की अर्निंग हो रही है, अप्रॉक्स 37,000 की अर्निंग हो रही है, तो हम इस प्रोजेक्ट को ऑफ कोर्स बिल्कुल भी हमें चूज करना चाहिए। सेकंड, हमारा जो मशीन बी वाला प्रोजेक्ट था जिसमें हमने 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया था और हमें जो एनुअल अर्निंग्स हो रही थी वो 25, 18, 12, 4 एंड 4 हो रही थी। तो अब हम इन वैल्यूज को अगर हम रेट ऑफ रिटर्न हम सेम रख, डिस्काउंटिंग रेट जो है हमारा 10% वो हम सेम रखेंगे इसमें भी, तो हमारा ये वैल्यूज रहेंगी 25 डिवाइडेड बाय 1, 0.1, ये फिर रेस टू द पावर 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ता जाएगा। यहाँ पर भी हमने 5 ईयर्स लिया था और इसमें हमने जो है 50,000 हमने इन्वेस्ट किया मशीन बी में, पहले वाले में हमने 40 किया था। तो हमें ये दिखा रहा है कि सारी कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट करने के बाद भी, यानी कि 25,000 जो हमने इन्वेस्ट किया था पहली वैल्यू, उसके डिस्काउंट करने के बाद 22,727 उसकी वैल्यू रहेगी, 18,000 की वैल्यू 14,000 रहेगी, 12,000 की वैल्यू 9,000। इस तरीके से जो फिगर्स आ रहे हैं ब्रैकेट में जो आपको नीचे दिख रहे हैं, इन फिगर्स को टोटल करके हमें जो मिला मशीन बी से प्रॉफिट, इवन आफ्टर डिस्काउंट, इवन आफ्टर द टाइम वैल्यू कंसिडरेशन, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम होता जा रहा है उसको भी कंसिडर कम करने के बाद भी हमारी जो एनपीवी है वो 50 वो आई है 1835। कैसे कि इनफ्लोज हमारा 51,000 रहा और हमने लगाया था 50,000, तो सम हाउ हमको इसमें प्रॉफिट हुआ है 1835 रुपए का। सो एनपीवी इज पॉजिटिव इन दिस फॉर्मूला थ्रू दिस प्रोजेक्ट। सो मशीन बी या प्रोजेक्ट बी इज बेनिफिशियल। मशीन ए से हमको इन्वेस्टमेंट करने से -3057 मिल रहा है, माइनस -3057, दिस इज स्मॉलर देन 0 इवन, है ना। मशीन बी से हमको 1835 रुपया मिला। सो मशीन बी अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें, सो इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, एंड मशीन ए इज नॉट इवन दी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, क्योंकि उसमें हमें लॉस ही हो रहा है। Okay, so a company is considering the purchase of new machine. Two alternative models are available. Model A available है, Model B available है, Model B available है। दो एक hello, any issues? ओके, सो मॉडल ए में हमने 70,000 रुपये लगा रहे हैं, मॉडल बी में हम 60,000 रुपीज़ लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और हमें इस तरह से ये ऑल्टरनेटिव दिए जा रहे हैं। एक और इलस्ट्रेशन है, मतलब कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि ये पर्टिकुलर है मेथड, आपको इतना इन्वेस्टमेंट टोटल मिल गया, 70,000 एक में लगाएंगे, आप 60,000 एक में लगाएंगे, लगाने के बाद ये आपको इनफ्लोज मिलेगा हर साल 8,000, 24,000, 32,000, वटेवर फिगर्स। आप इन दोनों को इन्हीं फॉर्मूले में जो हमने अभी सर्च करा है उसमें आप फिगर को रख के प्लीज कैलकुलेट करके अपना आप देख सकते हैं कि विच मेथड या विच मॉडल इज और द प्रोजेक्ट इज बेटर फॉर द कंपनी टू इन्वेस्ट द मनी, जो हमने यहाँ पर किया है। ओके, देयर इज वन मोर इलस्ट्रेशन जो कि कहीं से मैंने कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे किया है। इसमें दो प्रोजेक्ट्स अगेन है, इसमें स्क्रैप वैल्यू भी है। दोनों को आप रिजॉल्व कर सकते हैं किस तरह से, जैसे ये हमने इसमें किया है ऑलरेडी। ओके, इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को लेकर, सॉरी। ओके, सो
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम एनपीवी के अगर कंसिडर कर लेते हैं, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर कर रहा है, जो हमने डिस्काउंट वैल्यू समझ के चला है कि 10% डिस्काउंट रेट हम लेकर चल रहे हैं कि टाइम के हिसाब से वैल्यू अपना मनी, जो मनी अपना वैल्यू लूज करेगा वो 10% के हिसाब से कम करेगा, तो हम उसको और कम लेकर कंसिडर कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को, और तब हम कैलकुलेट करें। तो इसका एडवांटेज ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कंसिडर करता है मेथड एनपीवी। पुराने जो ट्रेडिशनल दो मेथड थे पीवीपी और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो था, पेबैक पीरियड मेथड, वो दोनों में टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम नहीं ले रहे थे। हम सब जो भी हमारा इनफ्लोज हो रहा था, चाहे फर्स्ट ईयर में है चाहे फिफ्थ ईयर में है, सबको बराबर वैल्यू दे रहे थे। इसमें हम बराबर वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम टाइम के हिसाब से और कम करते जा रहे हैं उसको। ओके, कन्वर्टिंग दी फ्यूचर कैश इनफ्लोज टू डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू। जो भी हमारे पास फ्यूचर में आने वाला है पैसा, उसको हम आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बिगिनिंग में डिसीजन ले रहे हैं तो, और अगर हमने प्रोजेक्ट चूज कर लिया और उसके बाद हम काम कर रहे हैं, तो फिर हम फ्यूचर में जैसे भी अपकमिंग ईयर्स आते जाएंगे और जो इन्फ्लोज आता जाएगा, उसको फिर हम डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके वहां पे हम कम लेंगे। कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ 50,000 का, लेकिन जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था स्टार्ट, उस टाइम पर 50,000 की वैल्यू कुछ और थी, तो हम वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो हम उस पर्टिकुलर ईयर में उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू को कम लेंगे। इट कंसिडर्स द एंटायर लाइफ कैश इनफ्लोज, क्योंकि हमें सारे ईयर्स में कितना बेनिफिट हो रहा है, हमें वो सारा कुछ कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वेदर द प्रोजेक्ट इज बेनिफिशियल और नॉट, हमें सारे ईयर्स का कैश इनफ्लोज चाहिए होता है। पेबैक पीरियड मेथड में ऐसा नहीं था। इसमें भी बेनिफिट ये है कि हम जितना भी इन्फ्लो आ रहा है सबको कंसिडर करें। ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द ओनर्स हेल्थ। हम एनपीवी मेथड का मेन रीजन यही है कि हम जो भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, या ओनर इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी कंपनी का, तो वो अपना पैसा लिया उसने मार्केट से है, कैपिटल उसका भी कुछ पैसा जा रहा है, वो सारा कुछ अपना ओनर जो है वो वेल्थ अपनी मैक्सिमाइज करे। इसका एक मेन मोटो यही रहता है, ऑब्जेक्टिव यही रहता है इस मेथड का, तभी सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड भी है। कैन बी एस्टिमेटेड एंड कंपेयर टू टेक अ डिसीजन। एस्टिमेट भी लगा सकते हैं हम, अगर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है तो भी हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, अगर 2 प्रोजेक्ट हैं 10 प्रोजेक्ट हैं तो भी हम कंपैरिजन करके डिसीजन ले सकते हैं इस मेथड से। कौन सा लेंगे? जो हमें मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो प्रोजेक्ट हमको दे रहा है हम उसको चूज करेंगे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है। इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी बोथ, कि हमारा कितना कैश लिक्विड कंटेंट अवेलेबल है और क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, दोनों चीजों को कंसिडर करके ये मेथड चलता है। डिसएडवांटेजेस फिर भी हैं इसकी, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टू कंप्यूटेशन के लिए डिफिकल्ट है, कंप्यूट करने के लिए डिफिकल्ट है। आपने देखा जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं पिछले दो वाले पीवीपी एंड एआरआर, उनके जो फॉर्मूले थे दोज वर सिंपल फॉर्मूलेज, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला हो रहा है कि हमें सारे कैश इनफ्लोज को लिया जा रहा है, फिर डिस्काउंट भी कर रहे हैं, उसका डिस्काउंटिंग जो 25,000 की वैल्यू है या हर पर्टिकुलर साल की जो वैल्यू कम हो रही है डिस्काउंट के हिसाब से, वो हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है। इसलिए इसका एक वन डिसएडवांटेज बिकम्स दिस कि इसका कंप्यूटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नॉट ऐसा भी नहीं है कि किसी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, फिर से हमको कोई एक्स्ट्रा पर्सन सिर्फ इस कैलकुलेशन के लिए रखना पड़ेगा। इट कैन ऑल्सो बी डन, बट समहाउ इट इज डिफिकल्ट इन कंपेरिजन टू दी ट्रेडिशनल मेथड्स। तो आप ये डिसएडवांटेज में डाल सकते हो कि ये डिफिकल्ट टू कंप्यूट है इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल मेथड्स, क्योंकि मॉडर्न मेथड है और थोड़ा ज़्यादा हमने इसमें टेक्नोलॉजी लगाने की कोशिश करी, टाइम वैल्यू को अप्लाई करने की कोशिश करी, तो इससे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। इट इज़ नॉट ईजी टू अप्रोप्रिएट एंड डिटरमाइन डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट जो मैंने आपको बताया कि इट विल नॉट बी एग्जैक्ट, मतलब ऑब्वियसली अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें, सोच के आपको देखिए कि आज अगर सपोज आपके पास 10,000 एक अमाउंट है, या नेक्स्ट ईयर भी 10,000 ही आपकी इनकम हो रही है, तो कैसे डिटरमाइन करोगे कि जो नेक्स्ट ईयर इनकम हो रही है उसकी वैल्यू जो है वो कितने अमाउंट से कम हुआ, मतलब पैसा जो है टाइम के हिसाब से अपना कितना वैल्यू कम कर रहा है। हमने एनालिसिस तो किया, एनालिसिस के बेसिस पर ही हम कोई डिटरमाइन करते हैं डिस्काउंट रेट, बट वो उतना एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट 100% नहीं होता, समहाउ रियलिस्टिक होता है और समहाउ मैच भी करता है कि ठीक है इतना मनी वैल्यू लूज कर रहा है, बट एग्जैक्टली हाउ मच मनी थ्रू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मनी विल लूज द वैल्यू, वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट एग्जैक्टली, सो इट इज नॉट इजी टू अप्रोप्रिएटली डिटरमाइन द डिस्काउंट रेट, and it is difficult to estimate cash inflows due to uncertainty. अब जब हमने
एट टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम बिगिनिंग ऑफ द टाइम में अभी हमने जो ये अज्यूम करा है, या हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें ये तो हमने इमेजिनरी फिगर्स ले लिए 8,000, 24, 32, 48, 32 व्हाटएवर, बट अगर सच में रियल कंडीशन हम देखें लाइफ किसी प्रोजेक्ट की, तो हमें वो फ्यूचर में सच में उतना बेनिफिट देगा या नहीं देगा, मार्केट रिस्क पे तो नहीं है, या मार्केट में कुछ और ऐसा कुछ वेदर चेंजेस तो नहीं आ जाएंगे, कुछ कलामिटी तो नहीं आ जाएगा जिसकी वजह से जो हम अभी अज्यूम कर रहे हैं और डिसीजन लेने के लिए आज डिसीजन लेना है हमको कि हम चूज करें या नहीं करें, ये फ्यूचर में नहीं भी हो सकता। हम तो ये अज्यूम करें कि दिस शुड बी गिवन और बेसिस टू दिस वी आर चूजिंग अ प्रोजेक्ट, बट बिकॉज दिस इज involved in future, so uncertainty is always involved, so it is difficult to estimate the cash inflows due to uncertainties. estimate ही लगा सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना पैसा आएगा इस साल में, आएगा कि नहीं आएगा वो तो जब हम काम करेंगे तब पता चलेगा. so this becomes one of the disadvantages of this particular method. किसी को एनपीवी तक कुछ प्रॉब्लम है, हम 3 मेथड्स कवर कर चुके हैं. कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होता है, क्या कौन लेता है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, और मेथड्स में ट्रेडिशनल मेथड्स में हम 2 कवर कर चुके हैं. वो दोनों क्या होते हैं, कैसे फॉर्मूला होता है, क्या कैलकुलेट करना होता है, और मॉडर्न मेथड्स में 3 कौन से होते हैं, 3 में से एक हम कवर कर चुके हैं, सेकंड आई एम गोइंग टू कवर एंड देन थर्ड. सो मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग विल देन आल्सो बी कंप्लीटेड. यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो सेकंड मेथड है, मॉडर्न मेथड सेकंड है, उससे पहले तक 3 मेथड जो हम कवर कर चुके हैं उस तक. अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब बेनिफिट कॉस्ट रेशो मेथड भी कहते हैं इसको. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज एन इंडेक्स that attempts to identify the relationship between the cost and the benefit of a proposed project through the use of a ratio. हम इस पर रेशो यूज कर रहे हैं. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हम एवरेज निकाल रहे थे, सारी एनुअल इनकम्स को लेकर और टोटल एवरेज निकाल दिया हमने, इन्वेस्टमेंट का भी एवरेज निकाल दिया. और पिछले वाले मेथड में हम एवरेज नहीं निकालकर हम हर जो है ट्रांजैक्शन जो हमारी हो रही थी, इनफ्लो जो पैसा आ रहा था बिजनेस में, उसको डिस्काउंट करके हम निकाल रहे थे. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम रेशो पर बात करेंगे. ठीक है. सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज एन इंडेक्स दैट अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप. ये किस लिए यूज होता है, टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप की कॉस्ट, यानी कि किसी भी चीज को लगाने का कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट, यानी कि हम अगर कोई मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मशीन खरीदने की कॉस्ट, एंड जो वो हमें लगाने का पैसा मिलेगा बेनिफिट ऑफ अ प्रपोज प्रोजेक्ट थ्रू द यूज ऑफ अ रेशो. रेशो में हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने 50-20 का 50-20 नहीं होगा, रेशो विल ऑलवेज बी, टोटल जो होगा वो 100 होगा. सो इट कुड बी 50-50 का रेशो रहेगा, 30-70 का रेशो रहेगा, 70-30 का रेशो रहेगा. व्हाट वुड इट बी, इट विल बी कैलकुलेटेड इन ऑन द बेसिस ऑफ द रेशो. सो दिस इज व्हाट दिस मेथड इज. कैसे होगा वो हम फॉर्मूला जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो मेथड या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड. कि क्या बेनिफिट है कॉस्ट का और बेनिफिट का किस रेशो में चल रहा है, वो इस पर्टिकुलर मेथड से डिराइव होता है. तो इस मेथड को हम या तो बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी कहते हैं, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशो भी, PIR भी कहते हैं, VIR भी कहते हैं. VIR is value investment ratio, is the ratio of the payoff to investment of a proposed subject or the project. Okay, ये इसका मेथड है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो, भाई क्या है, जो हमारे पास पैसा आ रहा है इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में उसका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट. यानी कि ये मेथड भी डिस्काउंटिंग रेट को फॉलो करता ही है, डिस्काउंट रेट ये भी फॉलो करेगा क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं. ठीक है. कैश इनफ्लो को आउटफ्लो से डिवाइड कर देना है. 1 से 1 ही आएगा, मतलब वैल्यू 1 आएगा या लेस आएगा या ऊपर आएगा, जो भी. अगर 1 आ रहा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ज्यादा प्रॉफिट है. और अगर उससे कम आ रहा है तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, यानी रिजेक्ट इन द सेंस कि शायद लॉसेस होंगे इस प्रोजेक्ट को में इन्वेस्ट करने से. ओके, फॉर्मूला समझ आ गया. PI प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट इंडिया. ठीक है, प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट आप समझ लीजिए. हर फॉर्मूले में कुछ एक ऐसा यूनिक वर्ड यूज हो रहा है जो आपको रिमेम्बर करने के लिए कुछ अपना एक टेक्निक लगानी ही पड़ेगी.
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में पीआई में प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। एवरेज में एवरेज दोनों जगह लेंगे हम, ऊपर भी नीचे भी अपॉन में भी। और लास्ट वाले मेथड में हम डिस्काउंटिंग रेट ले रहे थे, डिस्काउंटिंग इनफ्लोज माइनस डिस्काउंटिंग कैश आउटफ्लोज ले रहे थे, इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं। तो फॉर्मूला अगर आप लिख रहे हैं तो फॉर्मूला तो प्रेजेंट, सिर्फ आप कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो अगर लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू दिस, वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, एग्जामिनर विल गिव यू 0 मार्क्स ऑन दैट। तो एटलीस्ट फॉर्मूले को तो हमें रिमेंबर करना ही पड़ेगा, वट एवर इट इज। प्रेजेंट वैल्यू दिखा रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू ले रहे हैं तो डिस्काउंटेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू ले रहे हैं तो एवरेज वैल्यू, वही लिखना है एग्जैक्ट वर्ड इन दी फॉर्मूला, ठीक है। Calculations के लिए you are free to use any of the data, whatever, I mean it doesn't matter, whatever I am taking you should take that only, it doesn't matter. तीनों मॉडर्न टेक्निक्स डिस्काउंट रेट जरूर लेंगी। इसमें हम डिस्काउंट रेट 12% ले रहे हैं या 10% भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये 4 प्रोजेक्ट ले लिया हमने। पहला प्रोजेक्ट तो देखो हमें सारा कुछ माइनस में ही दे रहा है, तो प्रॉफिट तो दे नहीं रहा। C1 इज लाइक पहले ईयर में कुछ नहीं दिया उसने, 2-3-2000 दिया, इस तरह से बेनिफिट दिया। C2 में या C3 में, या आप इसको मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3, मशीनरी 4 का नाम भी दे सकते हैं, या प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, वट एवर यू वांट, आप वो डाल के इसको एक इलस्ट्रेशन इस तरीके से लेंगे। और आपने उसमें देखा था कि अज्यूमिंग दैट द एस्टिमेट डिस्काउंट रेट वुड बी 12%, विच मीन्स कि मनी विल लूज इट्स वैल्यू बाय 12% एवरी ईयर, यानी कि आज जो वैल्यू है मनी की, वो अगले साल उसकी वैल्यू हम समझ रहे हैं कि 12% के तक कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर ऑफ द मनी विल बी रिड्यूस्ड बाय 12% और सो। Assuming this or these all things, अगर हम PI में अपना इस पर्टिकुलर चीज में आप रेशो में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, सो यू कैन पुट थ्रू दिस इलस्ट्रेशन। एडवांटेजेस इस फॉर्मूले की ये हैं कि पीआई कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो ये देखिए कि ये वाला फॉर्मूला भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहा है, डिस्काउंट रेट भी ले रहा है, यानी कि जो हमारी मॉडर्न मेथड्स हैं या मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहे हैं। दिस आल्सो पीआई कंसिडर्स द एनालिसिस ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज ऑफ द एंटायर लाइफ, यानी कि एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट अगर 10 साल की है और 10 साल तक अगर हमें वो प्रॉफिट दे रहा है, तो पूरे 10 ईयर्स के सारे ही कैश इनफ्लोज को भी हम इसमें भी कंसिडर कर रहे हैं। We also may say right in the case of the different amount of cash outlay of the different project। ये हम तब भी ले सकते हैं जब हम हमारा जो कैश आउटले यानी कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हम डिफरेंट अमाउंट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी हम उसको एनालिसिस करके हम डिसीजन ले सकते हैं विच प्रोजेक्ट इज बेटर। यानी कि अगर प्रोजेक्ट ए में हमने 10,000 इन्वेस्ट किया, प्रोजेक्ट बी में हम 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी वी कैन कैलकुलेट थ्रू दिस मेथड, वी कैन डू दैट। It's also ascertains the exact rate of return। exact rate of return बता रहा है, क्यों? क्योंकि हम इसको रेशो की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, डिसएडवांटेज भी इस फॉर्मूले के हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट, जहाँ पर डिस्काउंट रेट आएगा मतलब तीनों ही मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं उसमें आप डिसएडवांटेजेस में डिस्काउंट रेट को अज्यूम करना, डिटरमाइन करना, ये डिफिकल्ट है ही, क्योंकि ये अनसर्टेन है कि फ्यूचर में कितना वैल्यू कम होगा, पैसे का बढ़ तो नहीं जाएगा, ये इसलिए इसका एक डिफिकल्ट ये डिसएडवांटेज ये तीनों ही मेथड का आप डाल सकते हैं। सो इसका भी हो गया that it is difficult to understand the interest rate or the discount rate। It is difficult to calculate the two projects are having different period of life, लेकिन कर सकते हैं हम, क्योंकि हम इसमें assume कर रहे हैं कि हम दो जो projects हैं जिसका different period of life है वो हमें थोड़ा difficult हो रहा है, but हम investments जिसमें different हैं उसके लिए हम ये this particular method is easy to calculate। दो disadvantages हो गए इसमें। IRR is internal rate of return। Internal rate of return is the last method of the modern methods of capital budgeting। It is the metric used for the capital budgeting, measuring the profitability of the potential investments। IRR is a discount internal rate of return, basically is the discount rate that makes the net present value of all the cash flows from a particular project equal to 0। कैसे?
Discounted cash inflows, discounted cash outflow minus करा is equal to 0. So IRR is that rate at which the sum of the discounted cash inflow equals to the sum of the discounted cash outflow. हमें वो डिस्काउंट रेट हेल्प करता है निकालने के लिए कि किस डिस्काउंट रेट को हम रखें जिससे कि हमारा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो जो अगर हम करें तो वो 0 आ जाए. लोअर डिस्काउंट रेट plus PI minus Q divided by, this is IRR, internal rate of return. IRR को हमने मैंने एक इलस्ट्रेशन के थ्रू उसमें भी समझाया था जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रहे थे. यू कैन यूज दैट इलस्ट्रेशन ऑल्सो, अदरवाइज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला शुड बी यूज्ड फॉर कैपिटल बजटिंग. जब आप कैपिटल बजटिंग में IRR यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट, प्रेजेंट वैल्यू हायर रेट P2. Q is the actual investment. इन्वेस्टमेंट अगर मैं 40,000 50,000 जो भी हम एट द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट या परचेज कर रहे हैं, दैट इज द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट. डिफरेंस इन द रेट का परसेंटेज, डी इज द डिफरेंस इन द रेट ऑफ परसेंटेज. इलस्ट्रेशन हम ये ले रहे हैं इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज पुट करनी है. लोअर डिस्काउंट रेट क्या है, हायर डिस्काउंट रेट क्या है, जो हम ले रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू का जो भी हमारा डिस्काउंट रेट है हायर या लोअर व्हाटएवर, वो हम लेके इसको कंपैरिजन करें. सो नाउ IRR इज टू बी कैलकुलेटेड. 3 मॉडल्स ले लिए हमने या 3 प्रोजेक्ट्स ले लिए हमने. इन्वेस्टमेंट हम तीनों में 10-10 हज़ार रुपए की कर रहे हैं और हमें पहला प्रोजेक्ट जो है 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12,000 हमें फर्स्ट प्रोजेक्ट करके दे रहा है. सेकंड प्रोजेक्ट भी हमें कुछ दे रहा है इन्वेस्टमेंट करके. ये चार इन्वेस्टमेंट्स आई मीन इन फ्लो जो हो रहा है कैश, और से भी हमको 4 इंस्टीट्यूशन से हेल्प कर रहा है. 4 इन्वेस्टमेंट इनफ्लो से हेल्प कर रहा है कि कुछ ना कुछ हमें अंदर आ रहा है इसमें. तो दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ये जो पर्टिकुलर IRR का एक भी सजेस्ट करा हुआ है, जैसे मैंने एक मॉडल ले लिया आपने, इसमें इस पर्टिकुलर चीज को आप इस फॉर्मूले में रखकर दिखा सकते हैं, या अगर नहीं भी दिखाना है तो आप एटलीस्ट नहीं, आपको दिखाई दीजिएगा इसको भी कैलकुलेशन करके, बट अदरवाइज प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एज इट इज, और क्या क्या ले रहे हैं आप नीचे वो एग्जैक्टली आप उसको डिफाइन कर दीजिएगा. वैसे तो इट इज एडवाइजेबल टू राइट द फॉर्मूला द वे इट इज लुकिंग यहाँ पर. अगर आप इसको थोड़ा चेंज करना भी चाहते हैं तो L की जगह आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख दीजिए, बट नीचे उस पर्टिकुलर टर्म को आप क्या ले रहे हैं वो लोअर डिस्काउंट रेट ही हो, ये आप उसको डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल IRR इज इक्वल टू, अगर आपने L की जगह LD दे दिया तो LD नीचे लिख दीजिएगा कि LD इज इक्वल टू लोअर डिस्काउंट रेट. P1 की जगह आपने PI कर दिया, PY कर दिया, PX कर दिया, P2 की जगह कुछ और कर दिया. सेम टर्म को आप नीचे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि आप उस फॉर्मूले में क्या मीनिंग ले रहे हैं. मतलब दीज थिंग्स विल नॉट चेंज. लोअर डिस्काउंट रेट, प्रेजेंट वैल्यू रेट, प्रेजेंट वैल्यू एट द हायर रेट, ये चीजें सेम रहेंगी. टर्म फिर भी अगर आप यूज करना चाहते हैं कुछ और, सो यू कैन पुट इट, बट एक्सप्लेन द सेम थिंग द वे इट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. IRR के एडवांटेजेस क्या हैं, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी ले रहा है. ध्यान रखिए जो भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं तीनों, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रही हैं, सारी कैश इनफ्लोज को कंसिडर कर रही हैं. एंड तक की जितनी भी कैश इनफ्लोज हो रही हैं, जो भी बेनिफिट हो रहा है, वो सब कुछ को कंसिडर कर रही हैं, हमारा मॉडर्न टेक्निक्स कर रही हैं. यूनिफॉर्म रैंकिंग है, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स या मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी, मतलब इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि शेयर होल्डर्स का प्रॉफिटेबिलिटी इसमें इसलिए कि द वे वी आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एंड एवरीथिंग एंड देन फर्दर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स, it is helping us to calculate or maximize the profitability of the shareholder also. Cost of capital इसमें हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. IRR को अंडरस्टैंड करना इज डिफिकल्ट बिकॉज इट्स फॉर्मूला इज लिटिल डिफिकल्ट देन दैट ऑफ PBP या पुरानी जो भी ट्रेडिशनल है हमारी अप्रोचेस. ट्रेडिशनल अप्रोचेस के फॉर्मूले को हम अज्यूम कर रहे हैं कि दैट इज इजी टू कैलकुलेट, लेकिन जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं इनके फॉर्मूले हम डिसएडवांटेजेस में थोड़ा सा डाल सकते हैं कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. जिसकी भी डिसएडवांटेज में आप डाल रहे हो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, उसकी एडवांटेज में इजी टू कैलकुलेट नहीं डालना है. या तो फॉर्मूला या तो इजी हो सकता है या डिफिकल्ट हो सकता है, तो या तो वो एडवांटेज में जाएगा या डिसएडवांटेज में जाएगा. नॉट हेल्पफुल फॉर कंपेयरिंग टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स. टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब इन्वेस्टमेंट हमने IRR में सेम ही रखना है. अगर कोई 3 ऐसी मशीनरीज हैं जिनकी कॉस्ट डिफरेंट है, कोई 10,000 की आ रही है, कोई 50,000 की आ रही है, कोई 1 लाख की आ रही है, उन तीनों को कंपैरिजन करके IRR से, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कंपैरिजन करना नहीं मतलब मुश्किल है. IRR में हमको वही प्रोजेक्ट्स को कंपैरिजन करके हम बेस्ट निकाल सकते हैं जिसमें कि हमारा इन्वेस्टमेंट इज सेम.
कुछ भी हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं ना, IRR में हम कुछ भी अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ आवर्स। तो इसलिए IRR मेथड बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल दी मेथड्स, इफ इट इज आस्क्ड that which method would you suggest to be the best to be considered or followed by any organization to in order to calculate the worth of the investment project, तो आप NPV को promote करके बोल सकते हैं that net present value method is the best method to calculate for the comparison also or to calculate the worth of the worth of any project, बशर्ते कि उस पर्टिकुलर मेथड के फॉर्मूले से जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू हमको पॉजिटिव मिले, और अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मिल रही है थ्रू NPV, दैट बिकम्स द बेस्ट प्रोजेक्ट टू फाइनलाइज और इन्वेस्ट। इसके अलावा कुछ और अभी तक मेथड्स में फिर कोई क्वेश्चंस है तो मुझे बताइए। इलिस्ट्रेशन का आप एग्जांपल लेके फॉर्मूले में वैल्यूज प्लीज इमेजिनरी कुछ भी लेकर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो बेसिक है वो प्लस माइनस डिवाइड वटेवर करना है, जहाँ पर बॉड मास लग रहा है वहाँ पे बॉड मास लगा के जो भी कुछ बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अरिथमेटिक जो हम करते हैं, बेसिक अरिथमेटिक व्हिच वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन आवर स्कूलिंग, दैट शुड बी करेक्ट। फिगर्स आप कुछ भी इमेजिनरी ले लीजिएगा, बट व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ, व्हेन वी आर देयर इन द सिस्टम और व्हेन वी आर देयर इन द कंपनी, तो ये सारे फिगर्स हमको फिर अकाउंट से डिराइव होते हैं और हम तब कैलकुलेशंस करते हैं। सो द पर्सन हु इज देयर इन द अकाउंट विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू वेरी कॉशियसली extract these figures from the software whichever we are using to our accounts and then make the decisions। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड मैंने दोबारा डाल दी है यहाँ पे मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग समझने के लिए कि ट्रेडिशनल हमारे पास दो थे, पे बैक पीरियड मेथड PBP, ARR वाज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और मॉडर्न जो थे इसमें मतलब ट्रेडिशनल और मॉडर्न में डिफरेंस अगर देखें तो मॉडर्न मेथड्स तीनों ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, तीनों ही डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न को, डिस्काउंटेड रेट को फॉलो करते हैं, यानी कि पैसा की वैल्यू अगर कम हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो हम वो कंसिडर कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं कर रहे थे। ट्रेडिशनल मेथड्स सारे जो हमारे ट्रांजैक्शंस इनफ्लोस की होती हैं या एनुअल जो भी जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे प्रॉफिट के हो रहे हैं उन सबको कंसिडर नहीं कर रहे थे। मॉडर्न मेथड्स कर रहे हैं। ये पांचों हमने कवर कर लिए अब तक, तो अगर इनमें किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज बता दीजिए। Discounted cash flows, discounted payback method, these are not that very important, तो मैंने ऐसे एग्जांपल डाल दिया था। Give me a minute, I'm just going to click your attendance. बादल बेटा आप अपना प्लीज रोल नंबर भी डाल दीजिएगा। अखिलेश अपना आप रोल नंबर भी इसमें नेम में रीनेम कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास करेंगे इसमें आप एंटर। दूसरी चीज कि मैंने आपको ग्रुप में आज एक मैसेज भेजा था, अगर आपको पता हो, अभिलाषा मैम का मैंने आप लोगों से नंबर शेयर किया था। सो यू गाइज कैन जस्ट शेयर दैट नंबर अभिलाषा मैम से। इकोनॉमिक्स के अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट विच आई वाज कंडक्टिंग फॉर यू गाइज वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो मैंने लास्ट वीक तक लिया था। जो हमारी थर्सडे और फ्राइडे क्लास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की होती है वो इस वीक से अभिलाषा मैम अब लेने वाले हैं आपका, तो उनका नंबर प्लीज आप सेव कर लीजिएगा। फर्दर जो भी टॉपिक्स हैं जो हमने कवर कर लिए, दोज ऑल आर देयर, आई एम अवेलेबल। आपके पास नंबर मेरा है ही, और अदरवाइज भी हम लोग टच में रहेंगे ही बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो अगर कुछ क्वेश्चन जो मैंने कवर करें टॉपिक्स फिर भी आपको रहेगा क्वेरी, सो यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन आस्क इट फ्रॉम अभिलाषा मैम ऑल्सो। तो क्वेश्चंस जो आपके फ्यूचर में अगर क्वेरी रहेगा तो वो मैं आपसे आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने शेयर करना है, कुछ एक दो शायद टॉपिक रह गए हैं जो कवर हम लास्ट वीक कर चुके हैं, बट मैंने आपको ग्रुप में उसका डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है। मैम से मैंने अभिलाषा मैम से वो सब कुछ शेयर कर लिया, आप उनसे भी ले सकते हैं सब चीज़ों का डॉक्यूमेंट। क्लास जो मैं अभी तक ले चुकी हूँ या जो भी मैं अभी ले रही हूँ, आई हैव टोल्ड यू गाइज अर्लियर ऑल्सो कि आप वो
जो लिंक्स मैंने एक दो लिंक्स भेजे थे, एक दो नहीं, जो भी हमने अगस्त मंथ की में क्लासेस लिए उन सब के लिंक्स मैं आपको भेज चुकी हूँ, चाहे वो इको की हो या फिर वो COI की हो। उन सब लिंक्स के थ्रू आपको किसी भी एक वीडियो को आप चलाएंगे अगर यूट्यूब में, तो आपको वो चैनल पर्टिकुलरली मिल जाएगा। उस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो फ्यूचर में, अभी भी मैं सितंबर वाली वीडियोस मैंने अपलोड करनी है वहां पे, सो एज एंड व्हेन आई विल बी अपलोडिंग दी वीडियो, आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के हिसाब से अपना, सभी वीडियो शायद आपके रेलेवेंस की नहीं होंगी क्योंकि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स दूसरे सेमेस्टर्स के भी ले रही हूँ, तो उसके भी मैं उसी चैनल पे अपलोड करूंगी। आप अपने जो हैं वीडियोस वो आप वहां से कनेक्ट करके ले सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो जो भी आपकी अपनी वीडियोस हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उनको लाइक भी कर सकते हैं, सो दैट इट इज सेव्ड इन योर लाइक वीडियोस, एंड एज एंड व्हेन यू वुड वांट इट यू कैन रेफर दोस रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर योर रेफरेंस इन फ्यूचर। तो COI आप अभिलाषा मैम का आगे से हो गया है। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल COI फॉर नाउ। तो हमारा जो भी थर्सडे फ्राइडे 2 दिन था COI क्लास का, वी विल नॉट बी कनेक्टेड फॉर दैट, वी विल बी कनेक्टेड ओनली फॉर इको क्लास, यू विल बी कनेक्टेड ओनली फॉर इको क्लास विथ मी। तो मैम से पर्सनली भी आप अगर कुछ भी जैसे इश्यूज रहते हैं, कुछ कनेक्शन इश्यूज हैं या कुछ अदरवाइज भी नोट्स के रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे आप मुझसे पर्सनल विंडो में कनेक्ट करते हैं, आप अभिलाषा मैम से कर सकते हैं। और परसों से जो 17th को आपकी जो COI की क्लास होगी नेक्स्ट, she will be conducting that. I have given her everything about as far as the notes are concerned or whatever attendances were there. और मैंने आपको COI का कोई भी अभी तक असाइनमेंट नहीं दिया था। I was about to give that, but because I knew that it is going to be shifted to new teacher, new faculty, तो मैंने आपको इसलिए COI का असाइनमेंट नहीं दिया था, इको का ही दिया था। तो COI का असाइनमेंट्स जो भी देने हैं वो मैम अपने तरह से आपको COI का दे देंगे, एंड आप उनसे ही उसकी क्वेरी करके सबमिशन आप उन्हीं की मेल पर कीजिएगा फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इकोनॉमिक्स का जैसे आप मुझे कर रहे हैं मेरी ID पर, प्रोटोन मेल वाली पर, वो आप एज इट इज now for the assignment 1 the time is over, so you cannot, I will not accept the assignments now from you guys because the time was until last week only जो भी मैंने दिया था असाइनमेंट के हिसाब से। सो ट्राई कनेक्टिंग विद हर फॉर ऑल दोज थिंग्स फर्दर। इकोनॉमिक्स के लिए कुछ भी इश्यूज, कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी आपको लगता है रेज करना है आपको, सो वी कैन डिस्कस दैट नाउ ऑल्सो। वी वर जस्ट 2 minutes फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग टू गेट ओवर, and then new topic I think I'll have to start with the next class. इस particular इसमें जो कैपिटल बजटिंग ये सारी चीजें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आई थिंक आई शुड नॉट कवर इट। आई जस्ट सी व्हिच इज योर नेक्स्ट रेलेवेंट टॉपिक इन योर इकोनॉमिक्स, I'll just make the PPT of that and we'll consider the next topic in the next class. So as far as the capital budgeting is concerned, this is very important topic, आएगा इसके लिए आपको क्वेश्चन फॉर श्योर एग्जाम में, मतलब आना चाहिए, एंड इट इज वेरी लेंदी टॉपिक ऑल्सो। लेंदी इन द सेंस कि अगर आपको क्वेश्चन इस टॉपिक पर आ गया तो आपके पास है कि 5 टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, और आप इसको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशनल व्हाटएवर, और फॉर्मूला भी, और हर फॉर्मूले को 5 फॉर्मूले अगर हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, 5 इलस्ट्रेशन या प्रॉब्लम्स भी आपने इमेजिनरी फिगर्स में ले लिया और उसमें पुट करके आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छा कंटेंट है टू इलैबोरेट दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स एंड स्कोर गुड in comparison to the other topics which you have in economics. I think next I'll have to take demand or something, law of demand, elasticity of demand, ये सब रहेगा। इस मॉड्यूल में कितना टॉपिक बचा है वो मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका भी असाइनमेंट दे देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टू ओवर नाउ, we will take next class with the new topic. Thank you everyone, bye bye. He's saying